हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। कोटिली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाइए। देखिए, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था मेजरमेंट, और मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन अपन के एग्जाम में आ सकते हैं उसके रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उतने अपने कल की क्लास में कंप्लीट किए थे। और आज अपन जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो देखो कौन सा है, जनरेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। अर्थात जनरेशन में देखो अपन पढ़ते हैं मेनली पावर प्लांट और विद्युत उत्पादन के कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो करें स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल अपन इजी वे से पढ़ेंगे, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले भी मैं बना के लेकर आ गया हूं ताकि अपन का टाइम कम से कम लगे। क्या कह रहा है, थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर के संदर्भ में प्राइम मूवर का उद्देश्य क्या होता है। अरे प्राइम मूवर का नाम क्या होता है, आपको अगर ये वर्ड पता है तो आप इसमें टाइम भी नहीं लगाओगे। अरे प्राइम मूवर का मतलब होता है यहाँ पे टरबाइन। टरबाइन का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या सबको पता नहीं है। यहां पर प्राइम मूवर नाम देख लेते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपके टरबाइन ही है कि टरबाइन का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो आधे बंदे बी आंसर दे रहे हैं, तो देखो याद हो तो मैं थोड़ा फ्लो डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले होता है अपना बॉयलर। क्या होता है, बॉयलर। बॉयलर के बाद होता है, अगर आपको पता हो तो, सुपर हीटर। क्या होता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर के बाद होता है अपना टरबाइन, और इसी टरबाइन को अपन कहते हैं प्राइम मूवर। और टरबाइन के बाद होता है अपना प्रत्यावर्तक। कौन सा प्रत्यावर्तक होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जो अपना प्रत्यावर्तक होता है वो सदैव बेलनाकार प्रत्यावर्तक होता है। कौन सा प्रत्यावर्तक होता है, बेलनाकार प्रत्यावर्तक होता है। अब अपन एक एक करके सबके कार्य बता देते हैं। इसने तो केवल एक पूछा है, अपन सारे के सारे यहाँ पर कार्य बता देंगे। बात करूं बॉयलर का कार्य क्या होता है, तो बॉयलर का कार्य होता है पानी को उष्मा में बदलना, अर्थात पानी को स्टीम में बदलना। ये कार्य किसका होता है, बॉयलर का कार्य होता है। आप कहोगे सर सुपर हीटर का कार्य क्या होता है, स्टीम में से नमी को अवशोषित करके शुष्क स्टीम देना। ये कार्य होता है आपके किसका, सुपर हीटर का। आप कहोगे सर टरबाइन का कार्य क्या होता है, तो टरबाइन आपके शुष्क स्टीम को किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। शुष्क स्टीम को किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। और इस यांत्रिक ऊर्जा को यहां पे लिख देता हूं, यहां पे जगह नहीं है। इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, अल्टरनेटर। तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। कौन बदलता है, तो याद रखना वो अपना होगा अल्टरनेटर। अब आपको यहां पर किसका पूछा है देख लो आप खुद ही, जिसका पूछा है उसका सही कर दो, कभी गलती नहीं करोगे। वेरी गुड, आंसर ज्यादा के अब ए आने लग गया है। तो पहले आपने गलती क्यों बताया बताओ तो क्या कह रहा है, अल्टरनेटर को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना, क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है किसको, अल्टरनेटर को, जिसके कारण अपना अल्टरनेटर घूमता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, ए होगा। जबकि ज्यादातर लोगों ने पहले आंसर क्या दिया था, बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अरे ये तो अपनी मोटर होती है, ये तो अपनी क्या होती है, मोटर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको कभी भी गलती मत करो, नहीं तो आप बहुत पीछे रहोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें लेकर आया हूं। देखो क्या लाया हूं, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा वो जल ऊर्जा से प्राप्त किया जा सकता है। किसमें, तो यहां पर देखो कि ऊर्जा को अपन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सबको पता है। नेक्स्ट, उत्पादन केंद्र पर यह ध्यान रखो, उत्पादन केंद्र पर क्या, प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक अपन के दो प्रकार के होते हैं, एक अपन का होता है बेलनाकार और दूसरा होता है सैलिएंट। कितने प्रकार के तो एग्जाम में पूछते हैं, के द्वारा उत्पादन किया जाता है, जो कि स्टार में जुड़ा रहता है। अगर आपको पूछे कि अल्टरनेटर का कनेक्शन कैसा होता है, तो सामान्यतः स्टार होता है। इनकी गति को, ये रहा देखो, इनकी गति को नियंत्रण प्राइम मूवर
अर्थात इसी को गवर्नर कहते हैं, अर्थात इसी को टरबाइन कहते हैं। टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को नियंत्रित करके किया जाता है। तो प्राइम मूवर कह दो, टरबाइन कह दो या गवर्नर कह दो, तीनों एक ही नाम है। नेक्स्ट आ गया हो, उत्पादन सदैव एसी में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज इंडिया में होती है और यूएसए में कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है। और एक रूल है I-55 जिसके अनुसार आवृत्ति में कितना परिवर्तन हो सकता है? ±3% होता है। और मैक्सिमम जो उत्पादन होता है वो 11 केवी पर होता है। कितने केवी पर होता है? 11 केवी पर होता है। ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पे लिख दी है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्या कह रहा है? देखो सर आपने एएलपी के लिए वीडियो नहीं डाली है, पढ़ ले यहां पर। अभी क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का सोर्स है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने ऊर्जा के सोर्स दो प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने किसमें? पावर सिस्टम में। तो आओ यहां पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो अपने ऊर्जा सोर्स दो प्रकार के। ऊर्जा सोर्स का मतलब क्या हुआ? वे ऊर्जा के ईंधन जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा आगे अपन उत्पन्न करेंगे उसे अपन ऊर्जा का सोर्स कहते हैं। देखो यहां पर पहला नाम क्या है? परंपरागत। सारे परंपरागत कह दो। ये नाम बहुत ज्यादा आजकल काम में लेते हैं। गैर अक्षय, वहां पर होता है अक्षय ऊर्जा सोर्स, यहां पर होता है गैर अक्षय ऊर्जा सोर्स। और तीसरा नाम होता है इसका क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्स। ये तीनों एक ही नाम है, ध्यान रख लेना। तो परंपरागत, गैर अक्षय या अनवीकरण ऊर्जा के क्या क्या साधन होते हैं? तो इसमें सबसे पहला होता है कोयला। एग्जाम में पूछते हैं कोयला कौन सा काम में लेते हैं? एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना, स्टीम। दूसरा होता है अपना लकड़ी। तीसरा होता है न्यूक्लियर पदार्थ। और न्यूक्लियर पदार्थों में अपन काम में लेते हैं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। चौथा अपना होता है परंपरागत में पेट्रोलियम पदार्थ, और पेट्रोलियम में मुख्यतः अपन काम में लेते हैं डीजल। छठा होता है अपना प्राकृतिक गैस। स्टार कर लो, ये कंफ्यूज करेगा आपको। प्राकृतिक गैस एक परंपरागत का उदाहरण होता है। नेक्स्ट अपना पन बिजली या जल कह दो, ये भी अपन का परंपरागत में माना जाएगा। बात करते हैं अपन दूसरे कौन से होते हैं? अपने गैर परंपरागत। और गैर परंपरागत को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? अक्षय। इसी को अपन कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स। एक ही बात है। इसमें कौन कौन से ऊर्जा के सोर्स होते हैं? तो इसमें दो तो आपको पता है, सूर्य और पवन। इन दोनों के ऊपर तो आप स्टार कर लो, 100% है। आज के समय में सबसे ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और ये दोनों के दोनों ऊर्जा के कौन से सोर्स कहलाते हैं? प्राकृतिक। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं अक्षय में? तो बायोगैस होता है, ज्वारीय होता है, भूतापीय होता है। ये अपने गैर परंपरागत के सोर्स कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपन का क्वेश्चन क्या था। तो आइए यहां पर बात का, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत? गैर परंपरागत का मतलब था अक्षय। अक्षय का इसमें से कौन सा उदाहरण है? अब बता दो। पहला कोयला, डीजल, परमाणु और गैस। ये तो सारे के सारे परंपरागत के उदाहरण हैं। अगर अपने को पूछ लेता परंपरागत के, तो अपन कह देते अपना सही आंसर है ए। दूसरा क्या है? सौर। यहाँ पे धवन नहीं है, यहाँ पे पवन है। पवन, जैव गैस और ज्वार। बिल्कुल सही बात है। अपना सही ऑप्शन क्या होगा? बी। और देखते हैं, देखो बात करते हैं सी में, हाइड्रो, पवन, ताप और गैस। अरे ये तो दोनों का मिक्सर है, क्योंकि इसमें ये दोनों होते हैं, ये तो परंपरागत में होते हैं, ये गैर परंपरागत में होते हैं। अगला क्या है? सौर, बिल्कुल सही है। भाप, अब ये वर्ड आ गया यहाँ पर। भाप कंफ्यूज मत होना, भाप का मतलब था स्टीम और स्टीम का मतलब था थर्मल। तो यहां पर सही आंसर अपना क्या होगा? बी होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्या कह रहा है? पारंपरिक ऊर्जा सोर्सों की तुलना में गैर पारंपरिक सोर्सों का प्राथमिक अवगुण क्या है? ऐसे क्वेश्चन एट ए टाइम पढ़कर ही दे सकते हैं, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान में थर्मल पावर स्टेशन से लगभग कितना विद्युत? लगभग 60 से 76% उत्पादन होता है। बात करते हैं किसका? पारंपरिक ऊर्जा सोर्सों की तुलना में किसका? ध्यान रख लेना, गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्सों का प्राथमिक अवगुण बोला है। अवगुण किसका? इसका। इसका सबसे बड़ा दोष मैं बिना देखे बता देता हूं, क्या होता है? इसका उत्पादन फिक्स नहीं है।
कितना होगा ये अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मौसम की प्रकृति पर निर्भर करता है कोई ऐसा ऑप्शन? देखते हैं पहला, असीमित उपलब्धता, अरे ये तो गलत बात है। अधिक विश्वसनीयता, ये तो इसका लाभ है, किसका? पारंपरिक का, इसका विश्वसनीयता नहीं होती है। अगला क्या कह रहा है? परिवर्धन संबंधित प्रयासों की न्यूनतम आवश्यकता, गलत बात है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और ये क्या है? अधिक प्रारंभिक लागत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अपेक्षाकृत कम दक्षता, लगभग इसकी दक्षता 16% ही होती है। अब आपको तो मैं यहाँ पे लिखा दूं, आपको दक्षता का क्रम लिखाऊं आपको, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सबसे ज्यादा दक्षता होती है हाइड्रो की, हाइड्रो के बाद होती है डीजल की, डीजल के बाद होती है न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर के बाद होती है थर्मल की, और थर्मल के बाद होती है गैर परंपरागत की। ये देखो सबका आपने एक साथ लिख दिया है। लास्ट में किसका लिखोगे आप? गैर परंपरागत की। लिख दो किसकी कितनी कितनी होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हाइड्रो की दक्षता लगभग 85% होती है, डीजल की दक्षता लगभग 40 से 45% तक होती है, न्यूक्लियर की दक्षता लगभग कितनी होती है? 35 से 40% तक होती है, थर्मल की दक्षता लगभग 25 से 30% अर्थात 29% तक होती है, और गैर परंपरागत की 16% से 20% तक होती है। याद रह जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपने एक जगह लिख दिए हैं। और क्या बोला? लागत, तो ये भी लिख दो। कौन सी लागत बोला है? आरंभिक, तो मैं दोनों लिख देता हूं। अगर पूछे प्रारंभिक लागत, तो प्रारंभिक लागत सबसे ज्यादा होती है, किसकी होती है बता दो आप? सबसे ज्यादा होती है गैर परंपरागत की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैर परंपरागत की। गैर परंपरागत के बाद होती है न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर के बाद होती है थर्मल की, थर्मल के बाद होती है हाइड्रो की, इसके बाद होती है हाइड्रो की, हाइड्रो के बाद होती है थर्मल की, और थर्मल के बाद होती है डीजल की। ये देखो सारे लिख दिए हैं। अगर पूछे आपको रनिंग लागत, तो ये भी लिख दो। रनिंग लागत सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो रनिंग लागत सबसे ज्यादा होती है डीजल की। डीजल ऑप्शन में नहीं है तो थर्मल की, थर्मल ऑप्शन में नहीं है तो न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर ऑप्शन में नहीं है तो हाइड्रो की, और हाइड्रो ऑप्शन में नहीं है तो गैर परंपरागत की। ये आपने सारे के सारे लिख दिए हैं। इसके आपस में तुलना, अब तुलना के संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और यहां पर लिख दो, लिखो तो ये दोनों पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक लाभ बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होते हैं। कौन से? तो हाइड्रो और गैर परंपरागत सोर्स। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कौन बताते हैं आप में से। जल्दी से बताओ, हाइड्रो की साइट को कहां पे स्थापित करते हैं, अर्थात हाइड्रो पावर प्लांट कहां पे स्थापित होते हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स कहां पे स्थापित होते हैं? इन दोनों के आंसर दो जल्दी से। बहुत अच्छा, साइट का मतलब क्या हुआ? कहां पे इनको अपन लगाते हैं, जल्दी से बता दो। थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर अपन का सही आंसर क्या होगा? अब आप बिल्कुल बता सकते हो कि इसमें सर सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सही है या गलत है? डी। आगे आ जाओ। हाँ सही बोले हो कि हाइड्रो पावर प्लांट होता है ये हमेशा पहाड़ी इलाकों में होते हैं, और इसका मैं लिख दूं क्योंकि ये तो अभी पूछा है। कहां पे स्थापित करते हैं, कौन बताएगा? गर्म वह शुष्क इलाकों में, मतलब जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है और जहां पे क्या होता है, सूखा इलाका होता है, वहां पे इनको स्थापित करते हैं। किनको? तो याद रखना, सूर्य या सोलर पावर प्लांट को। आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है? थर्मल पावर प्लांट का मूल कार्य सिद्धांत क्या होता है?
मूल कार्य सिद्धांत बोला है। तो देखो इसमें से देखता हूं कौन बताता है। मूल कार्य सिद्धांत बोला है। तो देखो मूल का मतलब होता है इसमें इनपुट क्या होता है और इसमें आउटपुट क्या होता है, ये होता है। तो आपको पता है इनपुट होता है आपका कोयला। कोयले से आप क्या प्राप्त करते हो, रासायनिक ऊर्जा। देखो ऐसे समझो, कभी भी रटो मत। कोयले से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से जब अपन कोयले को जलाते हैं तो अपने को स्टीम मिलती है। स्टीम से अपन मिलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से मिलती है अपनी क्या, विद्युत ऊर्जा। देख लो इसमें से कोई ऑप्शन है तो वो अपना सही है। तो क्या होगा, वापस देखो, रासायनिक ऊर्जा से अपन क्या बनाते हैं, स्टीम। स्टीम से अपन क्या बनाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा। अब मूल कार्य क्या होता है, तो मूल का मतलब होता है इसमें इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट होती है हमेशा कोयले की रासायनिक ऊर्जा, और आउटपुट होती है सदैव विद्युत ऊर्जा। है कोई ऐसा ऑप्शन, देखते हैं अपन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते। अरे कहां सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा तो अब आया है, इससे पहले भी अपन इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन करते आ रहे हैं। गलत बात है। यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कहां गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट, ईंधन के दहन से, ये देखो जब ईंधन का दहन करते हैं तो अपने को कौन सी ऊर्जा मिलती है, रासायनिक ऊर्जा। इस रासायनिक ऊर्जा से अपन क्या बनाते हैं, ऊष्मा कह दो या स्टीम ऊर्जा। स्टीम ऊर्जा से क्या बनाते हैं अपन, विद्युत ऊर्जा, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक बात है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अरे ये तो पवन शक्ति होगी, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो अपन तो पूरा ऐसे याद रखो, सबसे पहले कोयले को जलाते हैं तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, स्टीम ऊर्जा में। स्टीम से क्या मिलता है अपने को, यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक से मिलता है विद्युत ऊर्जा। ये तो होती है थर्मल में। कौन बताएगा हाइड्रो में क्या होता है, कौन बताएगा हाइड्रो में क्या होता है। हाइड्रो में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो याद रखना जल की स्थितिज ऊर्जा से। तो क्या लिखूंगा मैं, ये बात सेम लिखूं हाइड्रो में। हाइड्रो में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो जल की स्थितिज ऊर्जा। कोई भी गतिज मत कर देना, क्योंकि सबसे पहले अपन जल को स्टोर करते हैं, और स्टोर में हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। जल की स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। कौन बदलते हैं, टरबाइन। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं कौन, अल्टरनेटर। ये आपके होती है किसमें, तो ये होती है आपके किसमें, हाइड्रो में। अब नाम ही लिखो तो लिख दो भले ही, कि यांत्रिक ऊर्जा को कौन बदलता है, जल की स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहां पर अपन कहते हैं टरबाइन। कौन बदलता है, टरबाइन। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो पूरा नाम लिखो, सैलिएंट अल्टरनेटर। क्योंकि हाइड्रो में हमेशा सैलिएंट अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं अपन, सैलिएंट अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। हाँ वेरी गुड, क्या बोले गिरधारी, स्थिति से गतिज व गतिज से गतिज बोलो भी मत, ठीक है ना। जब स्थितिज ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पर गतिज बोलो, नहीं तो देखो गति का मतलब ही थोड़ी दूरी पर पानी ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आ जाओ आगे, यहां पर देख लो, आपको देखना है तो कुछ बातें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, वह उत्पादन के अंदर जो ईंधन, ईंधन में भी कौन सा, स्टीम कोयला के दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। याद हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में आता है कौन सा थर्मल का मुख्य भाग नहीं होता है। तो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, पहला सुरनित चैम्बर, जहां पर कोयले को पीसा जाता है उसे सुरनित चैम्बर कहते हैं। बॉयलर, जहां पे पानी को भाप में बदला जाता है, मैं सारे के सारे कार्य बता रहा हूं। अतितापक, जहां पे उष्मा या स्टीम से क्या नमी को अवशोषित किया जाता है, उसे सुपर हीटर कहते हैं। मितोपयोजक, बॉयलर में आने वाले पानी को गर्म करता है, अर्थात बॉयलर की दक्षता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, संघनित्र, ये एक उल्टा भाग होता है जो वाष्प को, जो स्टीम को वापस पानी में बदलता है।
बॉयलर में आने वाली हवा को गर्म करता है, वायु परितापक। टरबाइन स्टीम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बेलनाकार अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट भाग ईएसपी, पूरा नाम क्या होता है ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फ्लू गैसेज में से राख के कणों को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्या है, फैन। फैन दो प्रकार के होता है हाइड्रो में, एक होता है फोर्स ड्राफ्ट फैन और दूसरा होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। और इसके बाद होते हैं कुछ छोटे मोटे भाग जो याद रखो, तो नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बात करते हैं भारत में अधिकांश उत्पादन थर्मल के द्वारा होता है, लगभग 60% उत्पादन केवल एंड केवल किसके द्वारा होता है, थर्मल के द्वारा होता है। नेक्स्ट, तापीय शक्ति संयंत्र की कार्य प्रणाली किस साइकिल पर आधारित होती है, तो हमेशा याद रखना है रैनकाइन साइकिल पर आधारित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो एमपी में है, वही सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता भी याद रखो, जिसकी क्षमता लगभग कितनी है, 4760 मेगावाट है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में अधिकांश बिजली उत्पादन किसके द्वारा की जाती है, अब मेरे को मत पूछो, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे इसमें। भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है और लगभग 60 से 70% तक किया जाता है। सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थर्मल पावर प्लांट तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए तापीय विद्युत संयंत्रों में आमतौर पर किस चक्र का उपयोग किया जाता है। बात हो रही है तापीय विद्युत, तापीय विद्युत का मतलब था थर्मल पावर प्लांट। अभी आपको बोला था रैनकिन साइकिल, सदैव किस साइकिल पर आधारित होता है, रैनकिन साइकिल पर आधारित होता है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में आया था। क्या कहा है, थर्मल पावर प्लांट में घटकों को निम्न में से कौन सा क्रम ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम है। अरे ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा की बात हो रही है, तो याद है ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा अपन बॉयलर में काम में लेते हैं, तो सबसे पहला भाग तो बॉयलर होगा। बॉयलर के बाद क्या होता है, तो मेरे ख्याल से सबको पता सुपर हीटर होता है। सुपर हीटर के बाद क्या होता है, तो सुपर हीटर के बाद अपना टरबाइन होता है और टरबाइन के बाद अपना क्या होता है, अल्टरनेटर होता है। तो क्रम तो ये होता है। अब देखते हैं ऐसा क्रम है कोई। पहला अति तापक, बिल्कुल गलत बात है, पहला घटक ये नहीं होता है। आगे आओ, बॉयलर ठीक बात है, बॉयलर के बाद टरबाइन लिख दिया है, गलत बात है। पहला ही अति तापक लिख दिया, बिल्कुल गलत बात है। बॉयलर होता है, बॉयलर के बाद अति तापक होता है, अति तापक के बाद टरबाइन होता है, टरबाइन के बाद अल्टरनेटर होता है और अल्टरनेटर के बाद अपनी सुरक्षा युक्तियां होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका 7th का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो कर दो इसको स्टार। नेक्स्ट आगे आओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में तापीय विद्युत संयंत्र उपयुक्त होते हैं, अर्थात तापीय थर्मल पावर प्लांट को कहां पर स्थापित किया जाता है। ऑप्शन देखो एक एक। जहां ज्यादा मात्रा में कोयला उपलब्ध हो। क्या थर्मल में कोयले का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरा, जहां प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो, कोई हाइड्रो थोड़ा ही लगाना है, इसका मतलब दूसरा कथन अपना गलत हो गया है। तीसरा क्या कह रहा है, जहां वृद्ध मात्रा में विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाना हो, बिल्कुल सही बात है। और जहां रेलवे परिवहन सुविधा उपलब्ध हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर कोयले को लाना पड़ता है और कोयले अपन किसके द्वारा लाते हैं, ट्रेन के द्वारा लाते हैं। इसका मतलब ए सी डी है कोई, यहां पर देखो ए है ही नहीं, ये गलत हो गया है। बात करते हैं दूसरे में बी सी डी, बी तो गलत है, गलत बात हो गई है, बी है गलत बात हो गई है, ए सी डी, इसका मतलब सही ऑप्शन अपना क्या होगा, डी होगा। वेरी गुड, सबका ऑप्शन आ गया है। 8th का सही आंसर क्या होगा, डी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है,
तापीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त अल्टरनेटर में नियोजित घूर्णक किस प्रकार का होता है, अर्थात अल्टरनेटर किस प्रकार का होता है। अभी आपको बता दिया है थर्मल पावर प्लांट में हमेशा जो अल्टरनेटर होता है, थर्मल वह न्यूक्लियर में, दोनों याद रख लो, थर्मल व न्यूक्लियर में जो अल्टरनेटर होता है वो सदैव कौन सा होता है, तो याद रखो बेलनाकार। अगर बेलनाकार नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर लिखा हुआ होगा आपके सामने नॉन सैलिएंट, दोनों एक ही वर्ड है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या खासियत होती है लिख दो। इसकी जो गति होती है वो गति 3000 आरपीएम होती है। कितनी गति होती है, 3000 आरपीएम होती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखूं, क्या खासियत होती है, तो इसका व्यास कम वह लंबाई अधिक होती है। व्यास कम वह लंबाई अधिक होती है। याद रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। और इसका उल्टा लिख दो, और किसके बारे में, हाइड्रो के बारे में, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा साथ में लेकर बढ़ूंगा आगे। हाइड्रो में जो काम में लेते हैं वो हमेशा सैलिएंट होता है, और सैलिएंट की जो गति होती है वो गति कितनी होती है, 300 से 500 आरपीएम, बहुत कम गति होती है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि क्या खासियत होती है, उसका उल्टा, उसमें व्यास कम होता है, इसमें व्यास अधिक होता है। उसमें लंबाई अधिक होती है तो इसमें लंबाई कम होती है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रख लेना। तो यहां पर सही आंसर क्या है, ये रहा आपके सामने बी। सही आंसर क्या होगा अपना, बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्या कह रहा है 10th, जल्दी से देखो तो। ताप विद्युत संयंत्र में बॉयलर का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो एक एक क्वेश्चन आपके एक एक पावर प्लांट को कंप्लीट करा रहे हैं। अभी तक थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल कार्य प्रणाली आपने समझी है। अब बात करते हैं तापीय विद्युत संयंत्र में बॉयलर का मुख्य कार्य क्या होता है। अरे बॉयलर का मुख्य कार्य, बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर, एक अग्नि ट्यूब बॉयलर। तो बॉयलर का कार्य क्या होता है, अभी आपको जस्ट बताया था, ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके जल को भाप में बदलना। बिल्कुल सही बात है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगला क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अरे ये तो अपने करते हैं सेल व बैटरी। अगर ये होता तो अपन लिखते सेल और बैटरी होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और लास्ट वाले 2 ऑप्शन तो काम के ही नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा अपना, ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर बॉयलर की बात आई है, तो बॉयलर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर और एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। इसका सिंपली मीनिंग यही होता है, वाटर ट्यूब का मतलब क्या हुआ, ट्यूब में से वाटर बहता है, और अग्नि ट्यूब का मतलब क्या हुआ, ट्यूब में से आग बहती है और उसके चारों तरफ पानी बहता है। बस केवल अंतर यही है। कम, अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कम दाब पर हमेशा कौन सा बॉयलर काम करता है, फायर ट्यूब। अधिक दाब पर कौन सा बॉयलर काम करता है, वाटर ट्यूब। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फायर ट्यूब बॉयलर में कौन कौन से बॉयलर आते हैं, तो याद रखो कार्निस बॉयलर आता है, लोकोमोटिव बॉयलर आता है, और दूसरा तीसरा कौन सा आता है, लैंकाशायर बॉयलर आता है। और याद हो तो इसको लोकोमोटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि याद हो तो पहले ट्रेनों में अपन कोयले को जलाते नहीं जलाते थे, तो वहां पर हमेशा यही बॉयलर काम में लेते हैं अपन। दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर में जो होता है, एक होता है आपका स्टर्लिंग बॉयलर, एक होता है लामोट बॉयलर, और लास्ट होता है बेबकाट एंड विल्कामन्स बॉयलर। याद रह जाएंगे नाम। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह आया है कि कार्निस बॉयलर किस श्रेणी में आता है, ये देख लो। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं याद किया तो देखो क्या सॉल्यूशन है इसका। कार्निस बॉयलर किस श्रेणी में आता है, तो ये याद रखना, ये एक थर्मल का प्रकार होता है, और थर्मल में अपन ऊर्ध्वाधर का प्रयोग नहीं करते हैं, थर्मल में अपन बाहरी का प्रयोग नहीं करते हैं। थर्मल में अपन 2 ही बॉयलर काम में लेते हैं, एक जल ट्यूब, एक अग्नि ट्यूब। और ये किसका प्रकार है, अग्नि ट्यूब बॉयलर का प्रकार है। इसी कारण ये कराया था आपको।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। भरण जल तापक, अब नाम ऐसा आया है, नाम से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इसको ही अपन कहते हैं इकोनोमाइजर, इसको ही हिंदी में कहते हैं अपन मितोपयोजक। दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, मितोपयोजक। अब क्या कह रहा है? भरण जल तापक समग्र दक्षता को कम करता है। गलत बात कह दी है, कम नहीं बढ़ाता है। कम कौन करता है? तो अगर कम की बात आती है तो वहां पर सघनित्र लिखते हैं। अगर यही का यही होता तो अपन कह सकते थे सघनित्र होता है ना, जो कंडेंसर। संघनित्र समग्र दक्षता को कम करता है। अगर ये ऑप्शन होता तो अपन सही कर देते, समग्र दक्षता को कम करता है, न कि आपके मितोपयोजक। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया है। दूसरा देखते हैं, एक मितोपयोजक में फ्लू गैसेस की उष्मा को उपयोग करके भरण जल का मतलब क्या? जो बॉयलर में जाता है, भरण जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है कोई ऐसा ऑप्शन? ए व बी दोनों सही है, गलत बात हो गई है। दोनों गलत है, गलत बात हो गई है। केवल बी सही है, केवल ए सही है, तो केवल बी सही है। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या होगा? बी होगा, सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। बी मत कर लेना, बी तो यहां पर सही है। ऑप्शन कौन सा सही है अपना? सी। आ जाओ आगे, ये लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा हुआ है? स्टीम पावर प्लांट में संघनित्र का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मेरे को मत पूछो। स्टीम पावर प्लांट में आपको संघनित्र अर्थात कंडेंसर का कार्य पूछा है, तो कंडेंसर हमेशा समग्र दक्षता को कम करता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, समग्र दक्षता को क्या करता है? कम करता है। अब आप कहोगे सर कम कैसे करता है? तो ये अपना क्या करता है, जो आपने बड़ी मुश्किल से स्टीम बनाई थी, उस स्टीम को ये वापस पानी में बदलता है। तो उल्टा काम किया है। तो भाप का दाब बढ़ाता है, गलत बात है। जल से विलीन गैसों को निकालता है, गलत बात है। पर भ्रण जल को गर्म करता है, गलत बात है। गर्म तो कौन करता है? गर्म तो हमेशा इकोनोमाइजर करता है। कौन करता है? इकोनोमाइजर करता है। और लास्ट क्या है? क्या कह रहा है? भाप को पुनः जल में बदलता है। बिल्कुल सही बात है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया है कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन से जल का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे को कि सॉरी कौन से थर्मल पावर प्लांट में कौन से जल का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। आ गया हो, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? थर्मल पावर प्लांट में स्तर विद्युत अवक्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? अर्थात ये इसका हिंदी नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश नाम इसी का होता है ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसका कार्य क्या होता है? बॉयलर में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करना, गलत बात है। जनरेटर के वोल्टेज आउटपुट को विनियमित करना, गलत बात है। टरबाइन की दक्षता बढ़ाना, टरबाइन की दक्षता तो अपने बढ़ाता है कौन? मितोपयोजक और वायु प्रीतापक। एक तो मितोपयोजक बढ़ाता है और एक आपका वो बढ़ाता है, ये करता है फ्लू गैसेज में से राख के कणों को हटाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्लू गैसेज में से राख के कणों को हटाता है। हाँ वेरी गुड। क्या बोला है कि हाइड्रो पावर जल थर्मल पावर प्लांट में हमेशा कौन से जल का प्रयोग किया जाता है? तो डिस्टिल्ड वाटर अर्थात जिसे अपन कहते हैं आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे से कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते रहना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? स्टीम पावर प्लांट में वायु प्रीतापक का क्या उद्देश्य होता है? नाम से ही क्लियर कर रहा है। वायु मतलब हवा, प्री मतलब पहले, तापक मतलब गर्म करना। बॉयलर में जाने वाली हवा को पहले से गर्म करना किसका कार्य होता है? वायु प्रीतापक का। तो फ्लू गैसेस को ठंडा करना, गलत बात है। फ्लू गैसेस से उष्मा का निष्कर्षण करके दहन के लिए वायु का पूर्व तापन, बिल्कुल सही बात है, ताकि कोयले का अच्छे से दहन हो। इसी कारण
कोयले के दहन के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस ऑक्सीजन को पहले से ये क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो सही ऑप्शन अपना क्या होगा, बी होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये इतने सारे के सारे आपके हाइड्रो के क्वेश्चन थे, सॉरी थर्मल के। तो देख लो थर्मल के क्वेश्चन कितने आते हैं। अब अपने सामने दूसरा पावर प्लांट आया है हाइड्रो। क्या कह रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट में डॉट डॉट का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है। अब मेरे को मत पूछो, मैंने पहले ही बता दिया है हाइड्रो का, पहले ही क्या बोला था, हाइड्रो में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है तो सबसे पहले जल को स्टोर करते हैं। जल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जल को स्टोर करते हैं तो वहां पर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। उस स्थितिज ऊर्जा के द्वारा अपन क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। है कोई ऐसा, संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। उसी स्थितिज ऊर्जा के द्वारा अपन विद्युत का उत्पादन करते हैं। यहां पर देखो काफी लोग ये भी कर सकते हैं प्रवाही जल का। अरे पानी हमेशा थोड़ा ही बह रहा है, हमेशा तो पानी स्टोर है, उसको जब जरूरत पड़ती है तब लेकर आते हैं। जैसे अगर कह दे रन ऑन रिवर तो वहां पर अपन का सही आंसर हो जाता सी, लेकिन रन ऑन रिवर तो होता नहीं है ना, वो हमेशा रन ऑफ रिवर होते हैं। बात करते हैं यहां पर लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है, पेन स्टॉक एक बंद कंडक्ट पाइप होता है। आगे आ जाएगा क्वेश्चन, आप पढ़ते रहना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 670 नंबर, किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है, कितनी बार ही बता दिया है। कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट में हमेशा सैलिएंट का प्रयोग किया जाता है जिसकी गति कितनी होती है, 300 से 500 आरपीएम तक होती है। 300 से 500 आरपीएम तक होती है। आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में पेन स्टॉक क्या होता है। अरे पेन स्टॉक की बात हो रही है, बहुत अच्छा। पहले बताओ जल विद्युत के कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, और प्रत्येक का आप कहोगे तो एक बार मैं कार्य बता दूंगा। एक होता है जलाशय, एक होता है अपना डैम। इस डैम में अपने होता है उत्प्लव मार्ग, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे उत्प्लव मार्ग से, इसको आप स्टार कर लो। एक होता है पेन स्टॉक, क्या होता है आपका, पेन स्टॉक। इस पेन स्टॉक के ऊपर होता है अपना सर्ज टैंक। सर्ज टैंक, इसमें पानी को नियंत्रित करने के लिए अपन काम में लेते हैं वाल्व हाउस। क्या काम में लेते हैं, वाल्व हाउस। और एक होता है अपना पावर हाउस। क्या होता है, पावर हाउस। और पावर हाउस में अपन के मेनली लगे होते हैं टरबाइन और अल्टरनेटर। एक टरबाइन होता है और एक आपका अल्टरनेटर होता है, प्रत्यावर्तक होता है, और एक लास्ट भाग होता है टेलरेस। ये सारे के सारे भागों के नाम याद रखो। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा हाइड्रो का भाग नहीं होता है, तो याद रह जाएगा। अब अपने को यहां पर किसका कार्य पूछा, पेन स्टॉक। ये रहा आपके सामने पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक क्या होता है, एक बंद कंडक्ट पाइप होता है जो सामान्यतः या तो स्टील का बना होता है या सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। किसका बना होता है, सीमेंट कंक्रीट या स्टील का बना बंद कंडक्ट पाइप होता है, जो क्या करता है, जलाशय से पावर हाउस तक पानी को लेकर आता है। उसी पंप को अपन क्या कहते हैं, पेन स्टॉक कहते हैं। याद हो जाएगा। है कोई यहां पर, देखो पहला, यह एक जलाशय है, बिल्कुल गलत बात है। जो कंडक्ट में दाब प्रदोलन को कम करता है, गलत बात है। अरे दाब को कम तो कौन करता है, सर्ज टैंक करता है। अगर यहां पर सर्ज टैंक की बात कहता है तो अपन कहते सही बात है। यह एक अवरोध होता है, पहला ही बात गलत है, आगे पढ़ूंगा भी नहीं। यह एक चैनल है जो जल को पावर हाउस से दूर ले जाता है। अरे पावर हाउस से दूर नहीं, जलाशय से दूर ले जाता है। और किसके पास ले जाता है, पावर हाउस के बाद। यह एक बंद कंडक्ट पाइप है जो जल को टरबाइन तक ले जाता है। अब देखो जिसने सही तरीके से नहीं पढ़ेगा वो गलत करेगा। यह एक बंद कंडक्ट पाइप होता है जो पानी को कहां, जलाशय से पावर हाउस तक लेकर आता है। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या होगा, डी होगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19। आमतौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों में लो हेड संयंत्रों के लिए पेन स्टॉक के पानी का वेग क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगभग 90% लोग गलत आंसर देंगे। आओ यहां पर
अपन के टरबाइन 3 प्रकार के होते हैं। इधर आओ मैं बताता हूं आपको। अपन के 3 प्रकार के होते हैं टरबाइन। एक होता है लो हेड, एक होता है आपका मीडियम हेड और एक होता है आपका हाई हेड। पहले बात करूंगा कौन सा टरबाइन किसमें काम में लेते हैं और क्या कंडीशन होती है। तो इसमें हमेशा लेते हैं अपन कैप्लान। कितनी बार ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने देख लेना। इसमें अपन लेते हैं फ्रांसिस। कौन सा लेते हैं? फ्रांसिस। और इसमें अपन लेते हैं पेल्टन। ये 3 प्रकार के टरबाइन अपन काम में लेते हैं हाइट के अनुसार। अब क्या खासियत होती लिख दो। इसमें हमेशा लो हेड, हाइट तो सबसे कम होती है लेकिन लो हेड वह अधिक जल प्रवाह। जल प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें होता है? अरे जब हाइट कम होगी तो जल ज्यादा से ज्यादा आएगा। और सबसे ज्यादा हाइट किसकी होती है? तो हाई हेड इसमें होती है लेकिन इसमें जल प्रवाह सबसे कम होता है, निम्न जल प्रवाह। तो सबसे कम जल प्रवाह किसमें होता है? तो याद रखना पेल्टन में होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? कैप्लान में होता है। और एक और पॉइंट याद रखो तो लिख दो, यह सदैव इंपल्स अर्थात आवेग प्रकार का टरबाइन होता है। कैसा टरबाइन होता है? आवेग टरबाइन। तो कभी कभार पेल्टन की जगह आपको आवेग भी लिखा हुआ मिल सकता है, गलती मत करना। अब अपन बात करते हैं कि गति क्या होती है। तो आओ यहां पर, ये रही आपके सामने गति, ये रही देखो। अगर निम्न हेड है तो जल का प्रवाह कितना होगा? 2 से 4 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर मध्यम हेड है तो 3 से 6 होगा। और अगर हाई हेड है तो जल प्रवाह क्या होगा? 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। याद हो जाएगा, ये याद रख लेना। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यहां पर अपन को किसका पूछा था? लो हेड के लिए पूछा था। तो लो हेड के लिए अपना सही आंसर क्या होगा? 2 से 4 1। अगर हाई हेड के लिए कहता तो अपन ये सही करते, हाई हेड के लिए कहता तो ये सही करते। और अगर मीडियम हेड के लिए पूछता तो अपन ये सही करते, क्योंकि 3 to 5 होता नहीं होता है। तो 3 to 5 के बीच में कौन सा है? 4 है। तो तीनों एक साथ लिख दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20। सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए होता है? अरे सर्ज टैंक याद है, पेनस्टॉक में वाटर हैमरिंग प्रभाव से सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात पेनस्टॉक की फटने से सुरक्षा करता है। फटेगा क्यों? क्योंकि जब पेनस्टॉक में पानी नहीं जा रहा है तो हवा भरी है। अब हवा और पानी की लड़ाई होगी तो पेनस्टॉक फट जाएगा। तो पेनस्टॉक की सुरक्षा के लिए अपन क्या लगाते हैं? सर्ज टैंक। अब क्वेश्चन आता है, देखो कैसे कि पेनस्टॉक में पानी के प्रवाह को नियंत्रण कौन करता है? तो वहां पर गलती से सर्ज टैंक मत कर देना, वहां पे होगा वाल्व हाउस। तो लिख दूं आपको, तो ये करता है दाब को कंट्रोल। दाब को पूछे तो ये लिखेंगे। और कहे पेनस्टॉक में पानी का नियंत्रण या पानी को नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं? तो वहां पर अपन का सही आंसर क्या होगा? वहां पर होगा अपना वाल्व हाउस। क्या होगा सही आंसर? वाल्व हाउस होगा, गलती मत करना। तो सही आंसर यहां पर क्या है? अपना सी। आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लिखे हुए पड़े हैं जल टरबाइन। देखो पेल्टन का ही अन्य नाम क्या होता है? आवेग टरबाइन। और ये दोनों के दोनों प्रतिक्रिया प्रकार के टरबाइन होते हैं। बाकी सारी बातें लिखी हुई है, आप पढ़ते रहना। इसी कारण मैं पीडीएफ भी साथ में लाया हूं ताकि कोई और अच्छे से मेहनत करे। तो आज आप 2 घंटे पावर सिस्टम में उत्पादन को देना। उत्पादन में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, गारंटी मेरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाई हेड और निम्न जल प्रवाह के लिए कौन से टरबाइन का प्रयोग करते हैं? अरे हाई हेड होगा तो उसके साथ हमेशा निम्न जल प्रवाह होगा, निम्न हेड होगा तो उसके हमेशा साथ अधिक जल प्रवाह होगा। तो हाई हेड है तो हमेशा पेल्टन का प्रयोग करते हैं, और इसका उल्टा है तो कैप्लान होगा। तो सही आंसर क्या होगा? अपना 21 का ए होगा। आगे आ जाओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर कहां पर मिलते हैं? मैंने पहले ही पूछा था ये क्वेश्चन। हमेशा कहां पर मिलते हैं? तो हाइड्रो पावर प्लांट हमेशा पहाड़ी इलाकों में स्थापित करते हैं। कहां पर? पहाड़ी इलाकों में।
कोई गलती से रेगिस्तान मत लिख देना। रेगिस्तान में अपन के होते हैं सोलर। सोलर बोले तो हमेशा याद रखेंगे, अपन कहेंगे रेगिस्तान अर्थात गर्म व शुष्क स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये लिखे हुए पड़े हैं, सारे पॉइंट पढ़ते रहना। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा, ये पॉइंट पढ़ो। भारत का सबसे बड़ा, देखो कितनी बार क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा जल विद्युत केंद्र कौन सा है, तो याद रखना टिहरी बांध, अर्थात कहां पर है, तो उत्तराखंड में है टिहरी, जिसकी हाइट कितनी है 260 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 260 मीटर है और क्षमता कितनी है 2400 मेगावाट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे थर्मल हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे न्यूक्लियर हो, इन तीनों की बातें तो हमेशा याद रखो। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये आगे आपके सामने तीसरा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। दो हो गए आपके सामने, हाइड्रो और थर्मल। अब कौन बताएगा, जल्दी करके बताओ, उत्प्लव मार्ग का कार्य क्या होता है, टेल रेस का कार्य क्या होता है, ये आप बताओगे, आपका होमवर्क है। तब तक मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 23। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। अरे मॉडरेटर होता क्या है, ये बताओ, अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा। आओ यहाँ पे आपको एक टेबल बता देता हूं, ये रही आपके सामने। ये 4 शब्दावली है, अगर 4 शब्दावली आपने कंप्लीट कर दी तो आधा न्यूक्लियर पावर प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये 4 और एक आएगा आपका रिएक्टर के प्रकार, बस इतने ही है इसमें। तो देखो ईंधन के रूप में अपन काम में लेते हैं प्राकृतिक यूरेनियम, और दूसरा होता है इनरिच्ड यूरेनियम, तीसरा होता है प्लूटोनियम और चौथा कभी कभार कह देते हैं थोरियम। ये 4 प्रकार के ईंधन काम में लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होता है यूरेनियम 235। मंदक का कार्य क्या होता है, इसी को ही अपन मॉडरेटर कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं अपन, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, देखो नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। न्यूट्रॉनों की संख्या मत लिख देना, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। एक क्वेश्चन यहां पर और बन गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहां पर देखो मंदक के रूप में अपन काम में लेते हैं ग्रेफाइट, बेरिलियम और भारी जल, इनका प्रयोग अपन करते हैं। तीसरा होता है कंट्रोलिंग रोड। कंट्रोलिंग रोड का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना, और न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए अपन काम में लेते हैं कैडमियम और बोरॉन काम में लेते हैं। लास्ट और फाइनल कूलेंट को अपन कहते हैं शीतलक। कार्य होता है रिएक्टर के तापमान को कंट्रोल करना। कार्य क्या होता है, रिएक्टर के तापमान को कंट्रोल करना। और किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना द्रवित सोडियम, सामान्य जल और भारी जल, इनका उपयोग अपन शीतलक के रूप में कर सकते हैं। तो ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। यहां पर आपको पूछा मॉडरेटर का कार्य, तो अभी अपने बोला था क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, अर्थात सही ऑप्शन अपना क्या होगा, बी होगा। नाभिकीय ईंधन सड़ों पर बमबारी करने से पहले न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, तो सही आंसर क्या होगा अपना, बी होगा। हो जाए, नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है। अरे सबसे अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात हमेशा भारी जल का होता है, और भारी जल को अपन D2O कहते हैं, और D2O का ही अन्य नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तीनों एक ही नाम है कोई। सबसे अधिक मॉडरेटिंग अनुपात किसका होता है, भारी जल का होता है। तो यहाँ पर D2O से कंफ्यूज मत होना, D2O का मतलब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, देखो यहां पर कुछ बातें लिखी हुई है कि थर्मल पावर प्लांट की इकाई क्या होती है, तो याद रखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकाई हमेशा क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बाकी आपको बातें बता दी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक वातानुकूलित जल रिएक्टर में इसके और भारी जल का प्रयोग क्या कह रहा है, शीतलक द्रव्य और मंदक दोनों के रूप में किया जा सकता है।
क्या कह रहा है, वापस पढ़ो कि जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर में भारी जल का मतलब D2O का उपयोग क्या शीतलक के रूप में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मंदक के रूप में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो अपना क्या है, सही है। पढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। एक कैंडू रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। आओ यहां पर एक और टेबल आपको दिखाता हूं, कौन से रिएक्टर में कौन सा। ये अगर याद कर दिया तो इससे ज्यादा बार कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्जाम में कैसे पूछते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित रिएक्टर कौन सा है, तो याद रखना प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रचलित का मतलब होता है सबसे ज्यादा रिएक्टर कौन सा काम में लिया जाता है। ये अपने रिएक्टर के प्रकार है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर और गैस ठंडित रिएक्टर। याद हो जाएगा, ये रिएक्टर है। एक बार याद रखो कौन से में किसका प्रयोग करते हैं, तो शीतलक में सामान्यतः अपन साधारण जल काम में लेते हैं, इसमें हमेशा साधारण जल काम में लेते हैं। याद रखो PSWR में भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में करते हैं। द्रवित सोडियम किसमें, FWR में। तो ये एक बार आप टेबल याद रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, तो एक दो बार बना लेना। अब अपने को यहां पर किसका पूछा है, देखो तो अपने को पूछा है कैंडू में रिएक्टर भारी जल का प्रयोग मंदक और शीतलक द्रव्यों के रूप में करते हैं। देखते हैं अभी, तो यहां पर देखो कैंडू, तो कैंडू में अपन किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल, और भारी जल का उपयोग मंदक और शीतलक दोनों के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भारत में सबसे ज्यादा इसी का ही प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी अपना क्या है, सही है कोई ऐसा ऑप्शन, ए व बी दोनों सही है, तो सही ऑप्शन अपना क्या हो गया, डी। वेरी गुड, सबका ऑप्शन पहले से बता रहे हो डी होता है। हाँ सही बोले हो, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, अर्थात इसका पूरा नाम बोल रहे हो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये एक और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जगह पर कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन से रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। अगर याद हो तो करो, नहीं तो ये छोड़ दो। ऐसा क्वेश्चन क्योंकि कंफ्यूज करेगा आपको। ये टेबल है, देखो तारापुर में कौन सा रिएक्टर होता है, BWR का मतलब था बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। रावत भाटा में कौन सा है, PSWR। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर जगह PSWR ही है, PSWR। केवल दो जगह, ये भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखो, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, 7। भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा, स्टार करो। सबसे बड़ा है कौन सा, कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर, कहां पर है, तमिलनाडु। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा कहां पर है। एक तो क्वेश्चन ये सबसे बड़ा ये रहा, कौन सी जगह पर कौन से रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, तो ज्यादातर पर यही है। केवल 2 जगह अपन यूज में लेते हैं, एक PWR और एक BWR। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा, याद रहेगा तो इसमें कुछ है नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27। ये टेबल मेरे ख्याल से आप भी याद कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पिछली वाली टेबल में तो फिर भी टाइम लगेगा, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट लगेंगे। एक तो भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहां कहां है, सबसे बड़ा कौन सा है, और कौन सी जगह पर कौन सा रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। इतनी तो टेबल की बात है, तो इतना याद कर लो, 1 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। कैसा भी क्वेश्चन आएगा कभी गलती नहीं करोगे। ये नाम आपके लिखे हुए हैं पीछे, पूरे नाम, ठीक है, इसी का पूरे नाम नहीं लिखे यहाँ पर वापस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपके सामने। ये अपने अभी तक किए थे वो तो थे अपने परंपरागत, अब अपन के सामने आ रहे हैं गैर परंपरागत वाले। आओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं, यह तुलनात्मक रूप से सरल होता है और इसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। सही बात है, बायोगैस में क्या करते हैं, कचरे को सड़ाते हैं और आराम से विद्युत का उत्पादन करते हैं। घरेलू कचरे और जैव कचरे का निपटान, उपयोग और स्वस्थ तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है।
लकड़ी के उपयोग को कम करता है और कुछ हद तक वनों की कटाई को भी रोकता है। सही बात है। टैंक जहां बायोगैस संग्रहित किया जाता है कभी सड़न से नहीं गुजरता है। गलत बात कह दी है, हमेशा कचरे को सड़ाते हैं, अर्थात फोर्थ ऑप्शन अपन का यहाँ पर सही हो, गलत हो गया है। तो कौन कौन से सही है? 1 2 3 यहाँ पर क्या है? सही है। तो अपना सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये पढ़ लेना कैसे होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पवन ऊर्जा के संबंध में VAWT का पूरा नाम क्या होता है? पवन ऊर्जा से क्वेश्चन आता है तो यही एकमात्र क्वेश्चन है। ठीक है, एक बंदा कह रहा है सर पूरा वापस बताओ। ये देखो, ये देखो, जैसे अपन ने पढ़ा नहीं पढ़ा, बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस होती है। बायोगैस उत्पादन में सबसे अधिक कौन सी किण्वन प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। बायोगैस में जो विद्युत उत्पादन होता है कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस शक्ति संयंत्र में बायोगैस में कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अर्थात कैसे? तो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदला जाता है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब तो ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना प्रक्रिया। अब यहां पर पूछा है VAWT का, तो आ जाओ यहां पर। थर्मल पावर प्लांट में अपने टरबाइन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर एक्सेस विंड टरबाइन, वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन। आपके तो अभी तक केवल इसके फुल फॉर्म पूछ रखी है, अपन थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे। VAWT का वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन और SAW का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन। ये दो प्रकार का होता है, अपविंड टरबाइन और डाउन विंड टरबाइन। तो ये किसके प्रकार होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल प्रकार होते हैं। वर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है डेरियस, एक होता है सेवोनियस और एक होता है जीरो मिल। ये तो दो एग्जाम में भी पूछ रखे कि डेरियस व सेवोनियस किस टरबाइन के प्रकार होते हैं? तो याद रखना पवन टरबाइन के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? पवन टरबाइन के। बाकी पढ़ो तो, नहीं तो ऊपर वाला देख लो। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सौर सेल किससे बना होता है? आओ यहां पर, मैं बिल्कुल ही आपको इसको पूरा का पूरा डीप में पढ़ाऊंगा। सौर सेल, सबसे पहले बात करते हैं सौर सेल का प्राथमिक घटक क्या होता है? कोई बता सकते हैं प्राथमिक घटक क्या होता है? बिल्कुल इधर आ जाओ, एक बार कमेंट रोक दो। ये अगर कर लिया है तो आज के समय में सौर सेलर ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो प्राथमिक घटक क्या होता है? तो प्राथमिक घटक होता है आपका फोटोवोल्टिक सेल। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है और ये होता है फोटोवोल्टिक सेल। अरे फोटोवोल्टिक सेल होता क्या है ये तो बता दो। तो ये होता है आपका सिलिकॉन डायोड। तो प्राथमिक घटक क्या होता है इसका? प्राथमिक घटक इसका सदैव सिलिकॉन डायोड होता है। क्या होता है? सिलिकॉन डायोड होता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर, अर्थात प्रकाश की फोटोन से विद्युत का उत्पादन। कार्य क्या होता है इसका? तो ये लिख दो इसका कार्य, प्रकाश की या प्रकाश को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन विद्युत ऊर्जा कौन सी होती है? एग्जाम में पूछ रखा है। तो सोलर सेल सदैव डीसी विद्युत का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? डीसी विद्युत का। इसी कारण इसमें एक तो बैटरी होती है और एक इन्वर्टर होता है। एग्जाम में पूछते हैं बैटरी काम में क्यों लेते हैं? ताकि इसको स्टोर कर देते हैं और रात के समय अपन उस स्टोर विद्युत का प्रयोग कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं इसमें इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? सोलर सेल में आप इन्वर्टर क्यों लगाते हो? तो इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना। किस में बदलता है? डीसी को एसी में बदलता है। अब आगे आओ, इस सोलर सेल से अपना क्या बनता है? तो इससे बनता है सोलर मॉड्यूल। क्या बनता है अपना? सोलर मॉड्यूल। अब आपको ये सोलर मॉड्यूल क्या होता है? तो ये होता है सोलर सेल का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। सोलर सेल का श्रेणी क्रम वह समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम वह समांतर क्रम संयोजन मॉड्यूल कहते हैं। सोलर मॉड्यूल से बनता है सोलर पैनल
और सोलर पैनल से बनता है सोलर एरे। ये क्रम याद रखना। आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि क्या बताया सर आपने। आओ इधर मैं वापस बताता हूं। होता क्या है, आपने देखा होगा इस प्रकार से अपनी सोलर प्लेट होती है। मैं बहुत कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान रख लेना। ये जो सोलर प्लेट होती है, तो इसी को तो मैंने अभी बोला था सोलर पैनल। तो सोलर पैनल कह दो या सोलर प्लेट कह दो, एक ही बात है। तो ये अपना कहलाता है सोलर पैनल। आपने देखी हो तो इस सोलर पैनल पर इस प्रकार से खड़ी और लाइनें खींची हुई होती है। देखी या नहीं देखी, ईमानदारी से हाँ या ना बोलते रहना। ये इस प्रकार से इसके ऊपर क्या खींची हुई होती है, लाइनें खींची हुई होती है। आपने देखा हो तो डॉट डॉट के रूप में लिखे दिखेगी आपको। ये देखो इस प्रकार से ऊपर भी होती है। तो जहां पर ये मिलती है ना, वहां पे ये आपके होते हैं प्राथमिक घटक। अर्थात यहां पर देखो, ये देखो यहां पर मिल रही है, तो ये आपका एक सिलिकॉन डायोड, ये आपका दूसरा सिलिकॉन डायोड, ये आपका तीसरा सिलिकॉन डायोड, ये आपका चौथा सिलिकॉन डायोड, ये आपका पांचवा सिलिकॉन डायोड। तो ये देखो सिलिकॉन डायोड का कैसा संयोजन, तो ये होता है आपका सीरीज संयोजन। हो गया। इसी प्रकार दूसरी में मैं लगाऊंगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये देखो ये आपस में तो सीरीज में है, लेकिन इसके साथ ये कैसे है, इसके साथ ये समांतर क्रम में है। तो ये अपना कहलाता है सोलर मॉड्यूल। क्या कहलाता है, सोलर मॉड्यूल। तो मैंने यही तो लिखा है कि सोलर सेल से सोलर मॉड्यूल बनता है, सोलर मॉड्यूल से सोलर पैनल बनता है। और अब आपने देखा होगा तो इस प्रकार से पैनल अपने के क्या होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। मतलब बहुत सारी प्लेटें अपने इस प्रकार से जोड़ते हैं। ये तो प्लेटें कैसे लगाई आपने, सीरीज में। इसी प्रकार अपन आगे भी लगाते हैं। ये देखो ये कैसे लगाई आपने, समांतर क्रम में। तो ये पूरा कहलाता है आपका सोलर एरे। ये क्या कहलाता है, सोलर एरे। तो पूरों के नाम लिख दो। सोलर एरे क्या होता है, मेरे को वापस मत पूछना। ये होता है आपका सोलर एरे। ये होता है केवल सोलर पैनल। ये अंदर वाला भाग कहलाता है सोलर मॉड्यूल। और ये छोटे छोटे रेड रेड होते हैं, यह कहलाते हैं सिलिकॉन डायोड। हो गए। अब आपने देखा होगा तो इसके ऊपर हमेशा एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की जाती है। अर्थात आपने देखा होगा तो इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है, जिसे अपन कहते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। क्यों काम में लेते हैं, कौन बताएगा। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, जिसका कार्य होता है प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करना और कम से कम परावर्तन करना। ये इसका कार्य होता है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का। अर्थात मतलब ये है कि आपने प्लेटें देखी है, प्लेटों के ऊपर ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, ताकि प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा क्या करे, अवशोषित करे। रिफ्लेक्टर मत बोलो, रिफ्लेक्टर का मतलब रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्टर नहीं होता है, ये एंटी रिफ्लेक्टर होता है। मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करता है। इससे क्या होगा, देखो यहां पर अगर प्रकाश ज्यादा आएगा, एक देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर प्रकाश ज्यादा आएगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, और अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो दक्षता कम होगी। दक्षता ज्यादा मत करना। अर्थात कहने का मतलब है अगर ताप बढ़ेगा, प्रकाश ज्यादा का मतलब क्या है, अगर ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो दक्षता कम होगी। अब आप कहोगे सर उत्पादन ज्यादा हुआ तो दक्षता कम, ज्यादा कम कैसे होगी। अरे जब कोई उत्पादन करोगे तभी हानियां होगी, और हानियां क्या होगी, ज्यादा, और हानियां ज्यादा होगी, दक्षता अपने आप में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब बताओ मेरे को एक एक करके आंसर कि सौर सेल किसके बना होता है। तो अभी आपको बता दिया मैंने, डोपित या अनडोपित सिलिकॉन डायोड का बना होता है। तो अपना सही आंसर क्या है, डी है। क्या कह रहे हो सर सिंगल और थ्री फेज मोटर की स्पीड कितनी, अरे यहां पर सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर चल रही है, तो वास्तव में कहीं नहीं सेलेक्ट हो सकता, ये गारंटी मेरी है, लिख के ले ले। तो कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक करवाया था, तब तेरे को वो समझ नहीं आया है, और तेरे लिए सिंगल और थ्री फेज, ठीक है ना। आ जाओ यहां पर, ये सारे के सारे पढ़ लो क्या लिखा है, सोलर सेल में मुख्यतः
किसका प्रयोग करते हैं? डोपित और अनडोपित सिलिकॉन डायोड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, सोलर सेल का प्राथमिक घटक क्या होता है? तो प्राथमिक घटक हमेशा फोटोवोल्टिक सेल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे आ जाओ, सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है। सोलर मॉड्यूल क्या होता है? तो सोलर सेल का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम व्यवस्था। सोलर सेल सदैव डीसी उत्पादन करते हैं, जिससे एसी में बदलने के लिए क्या काम में लेते हैं? इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। सोलर सेल संयंत्र सामान्यतः कहां पे लगाते हैं? गर्म और शुष्क स्थानों पर लगाते हैं। सोलर पैनलों की दक्षता तापमान बढ़ने के साथ घटती है। ये उत्पादन बढ़ता है लेकिन दक्षता घटती है। प्रति डिग्री सेल्सियस पर लगभग देखो कितनी, 0.3 से 0.5 उत्पादन घट जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, स्क्रीनशॉट इसका तो 100% ले लेना। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अभी आपको बता दिया है, फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब अपन ऐसे क्वेश्चनों में टाइम नहीं लेंगे, आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है। तो मॉड्यूल क्या होता है? सोलर सेल का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम व्यवस्था। समांतर क्रम व्यवस्था क्या कहलाती है? मॉड्यूल कहलाती है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? सी होगा। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सौर ऊर्जा प्रणाली में इन्वर्टर का क्या उद्देश्य होता है? अभी आपको बता दिया है कि डीसी बिजली को एसी में परिवर्तित करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहां पर? डी होगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तापमान सौर पैनलों की दक्षता को कैसे प्रभावित करता है? अरे दक्षता बोला है, उत्पादन नहीं बोला है। अगर उत्पादन बोलता तो बढ़ता है और दक्षता बोले तो घटता है। अरे सिंपल सा कंसेप्ट ऐसे याद रखो, जब ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा डाउट आएंगे, जब बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो डाउट बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो ज्यादा उत्पादन करेगा तो ज्यादा हानियां होगी, और ज्यादा हानियां होने क्या दक्षता तो कम होगी ना। तो जब उत्पादन ही नहीं करेगा तो दक्षता की बात ही नहीं आएगी। ज्यादा उत्पादन करेगा मतलब ज्यादा हानियां होगी, ज्यादा हानियां होगी मतलब दक्षता घटेगी। इसी कारण दक्षता हमेशा घटती है। उत्पादन कहे तो बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सौर प्रकाश वोल्टेज यंत्र में एमपीपीटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ रखा है। एमपीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। अर्थात आजकल सोलर प्लेटों के नीचे ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो सोलर प्लेटों को सूर्य की दिशा के अनुसार घुमाती रहती है। देखा होगा आप आज के समय में जो अपने मॉडर्न सोलर पावर प्लांट लगते हैं उसमें अपन सोलर प्लेट को इस प्रकार से लगाते हैं कि वह सूर्य की दिशा के अनुसार घूमती है। ऐसा क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। अगर सूर्य की प्रकाश की किरणें डायरेक्ट प्लेटों पर गिरेगी तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगी। है कोई ऐसा? पहला, वोल्टेज आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए गलत बात है। छायांकन प्रभाव को कम करने के लिए, ऊर्जा रूपांतरण को अधिक करने के लिए, अरे ऊर्जा उत्पादन को अधिक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अपन। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी होगा। ये बी कौन बता रहा है? सी होगा। अरे ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए एमपीपीटी का प्रयोग करते हैं। अरे यहां से पढ़ो, पावर का मतलब होता पावर से ही अपने ऊर्जा आती है, आदमी यहीं से हिंट ले लेता। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? सोलर पैनल पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का क्या कार्य होता है? अभी आपको बता दिया है। एंटी रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है प्रकाश के परावर्तन को कम करना और अवशोषण को ज्यादा से ज्यादा करना। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी, प्रकाश के परावर्तन को कम से कम और उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करना। सर जी बहुत अच्छा मेहनत की है, लेकिन घबराहट किस चीज की? इस बार कंपटीशन है ही नहीं, आप ये जानो। जो बंदा नॉर्मल बिल्कुल किसी डर के आराम से एग्जाम देगा वो आराम से एग्जाम को फाइट करेगा, ये 100% गारंटी है। जो डरेगा वो मरेगा, जो नहीं डरेगा फ्री होकर एग्जाम देगा वो ये जानेगा कि मैं ही हूं, मेरे को एक सीट से मतलब है, वो 100% सीट निकालेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? प्रकाश वोल्टीय प्रणाली में सबसे छोटे घटक से सबसे बड़े घटक को सही क्रम बताइए। अरे सबसे छोटा घटक होता है, क्या होता है? सोलर सेल है कोई, जिसे अपन कहते हैं पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल बिल्कुल सही बात है। ये तो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल गलत बात है। पीवी एरे, अरे ये तो सबसे बड़ा होता है पीवी सेल। दो ऑप्शन हट गए हैं। पीवी सेल से क्या बनता है? पीवी मॉड्यूल बनता है। पीवी मॉड्यूल बनता है, सही बात है। पीवी मॉड्यूल से बनता है पीवी पैनल, और पीवी पैनल से बनता है पीवी एरे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ये देखो, जो अपन ने पहले बोला, एक बार अगर आपने डायग्राम बना दिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोलर के कंप्लीट हो जाएंगे, बार बार आपको देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ज्वार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? सबको पता है, ज्वार चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। यहां पर पृथ्वी मत कर देना, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण क्या होता है? ज्वार आते हैं, जिसे अपन कहते हैं ज्वार और भाटा, और यहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ज्वारीय ऊर्जा। याद है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होती है? अब आप ही बताओ। ऑपरेटिंग लागत बोला है, और ऑपरेटिंग का मतलब रनिंग लागत। रनिंग लागत सबसे कम किसकी होती है? ऑप्शन के अनुसार अपने को तो ऑप्शन देना है। क्या थर्मल की होती है? क्या डीजल की होती है? अरे डीजल की तो सबसे ज्यादा होती है, फिर थर्मल की होती है, फिर गैस की होती है, और सबसे कम तो होती है हाइड्रो की। तो अपने को तो बोला है सबसे कम किसकी होती है? तो थर्मल हाइड्रो की होती है। सबसे अधिक बोल देता तो डीजल हो जाता। देखो ऐसे क्वेश्चन तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दो यहां पर। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर ये सारी की सारी तुलना भी कर रखी है, अगर पढ़ सकते हो तो वापस पढ़ लेना। सारी की सारी बातें लिखी हुई है। सबसे कम किसमें होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, किसकी दक्षता कितनी होती है। वैसे तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको लिखा दिया था। आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 39। एक थर्मल पावर प्लांट की समग्र दक्षता कितनी होती है? मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। कितनी बोली थी मैंने? 25 से 30%। है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन में पहला क्या? 30% से कम। बिल्कुल सही बात है, आगे जाओ ही मत। देखते हैं अगले ऑप्शन। और 40% से 50%, ये तो डीजल की होती है। 50% से 80% के बीच में गलत बात है। 80% से अधिक, ये तो हाइड्रो की होती है। ये किसकी होती है? हाइड्रो की होती है। तो यहां पर सही आंसर अपना क्या है? ए है। नेक्स्ट और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखता हूं कौन बताता है। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होता है? ऑप्शन के अनुसार आपको ऑप्शन देना है। कौन से पावर प्लांट होता है जिसमें सबसे कम प्रदूषण होता है? डीजल, ताप, नाभिकीय, हाइड्रो। जल्दी से बता दो, और जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको जनरेशन के। और नेक्स्ट अपन जब मिलेंगे तो अपन मशीनों के और प्रोटेक्शन के दोनों के क्वेश्चन लेकर आएंगे, और फुल मैराथन क्लास रखेंगे वो अपनी। ठीक है ना? अभी तो अपन टॉपिक वाइज क्लास लेके आ रहे हैं, तो लगभग एक एक डेढ़ घंटे की होती है। अपन आराम से टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो यहां पर अपन का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अगली क्लास में कल। धन्यवाद सभी को।